लास्ट की लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने बात कर रहे थे हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में बात हुई थी। हाँ, ईवी बार के बारे में हमारी बात हुई थी और ईवी बार का वैल्यू ईवी अपॉन ए। इसके आधार पर अपन किसके बारे में बात कर रहे थे? नाविक के स्थायित्व के बारे में बात। ठीक, नाविक के स्थायित्व के बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने कही थी। ठीक, अपन अगली बात करते हैं संकुलन गुणांक के बारे में, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं। आओ जरा इधर, संकुलन गुणांक। पैकिंग फ्रैक्शन देखो मतलब क्या है पैकिंग फ्रैक्शन का, संकुलन गुणांक का मतलब क्या है? प्रति न्यूक्लियन। जनरली ये क्या है? एक रेशियो है। ये क्या है? ये संकुलन गुणांक, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है नॉर्मली, लेकिन ये एक अनुपात है। अनुपात के बारे में बताते हैं। ये कहता है प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को अपन क्या कहते हैं? संकुलन गुणांक कहते हैं। नॉर्मली सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी पैकिंग फ्रैक्शन आता है। हमारे पास कई सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, बीसीसी, एफसी, एफसीसी, उन सब के लिए भी हेक्सागोनल, उन सब के लिए भी जब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं तो वहां उसका मीनिंग ये है कि किसी भी परमाणु का कितना परसेंटाइल भाग इसमें इसकी अभाज्य कोष्ठ का जो प्रिमिटिव सेल ये बनाता है उसमें काम आता है। ये तो जो नॉर्मली संकुलन गुणांक का जो मीनिंग है यहाँ वो सिर्फ इतना है कि प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को अपन क्या कहेंगे? संकुलन गुणांक। इसका मतलब इसको शो करना एक तरीका F इक्वल टू एम माइनस ए अपॉन ए। ठीक है, जरा आओ इधर। एम क्या है? एम है नाविक का द्रव्यमान, नाविक का यथार्थ द्रव्यमान, एग्जैक्ट मास, नाविक का द्रव्यमान न्यूक्लियस का। ए क्या है? ए है एटॉमिक वेट। ठीक, ये क्या है? एटॉमिक वेट है। एम क्या है? नाविक का एग्जैक्ट मास है। तो एफ का वैल्यू क्या होता है? एम माइनस ए अपॉन ए। अपन क्या करते हैं? अपन इसको थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू एम माइनस, इसको लिखने का एक तरीका है, इसको डेल्टा एम अपॉन ए। द्रव्यमान स्थिति पर न्यूक्लियन अपन ए का भाग दे दिया, प्रति न्यूक्लियन हो गए। जैसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे? बंधन ऊर्जा में ए का भाग दे रहे थे, ऐसे इधर कर दिया हमने। ठीक है, ए इंटू एफ इक्वल टू एम माइनस ए। जरा सॉल्व करो इसको। ए कॉमन ले लो, वन प्लस एफ इक्वल टू एम। इसका मीन्स ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? एम अपॉन वन प्लस। ठीक है, अगर ऐसा हो कि आपको पैकिंग फ्रैक्शन दे रखा हो, ठीक है, एम क्या दे रखा हो? मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखा हो, पैकिंग फ्रैक्शन एफ का वैल्यू दे रखा हो, तो आप क्या कर सकते हो? किसी भी न्यूक्लियस के लिए उसका एटॉमिक वेट क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। चलो, जनरली ये जो संकुलन गुणांक है, पैकिंग फ्रैक्शन है, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। इसको नॉर्मली कई बार एफ का जो वैल्यू है उसको डेल एम अपॉन ए इंटू 10⁻⁻⁴ की फॉर्म में भी लिखा जाता है। इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। इसके लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, डेल टाइम अपॉन ए इंटू 10⁻⁻⁴ की फॉर्म में भी लिखा जाता है और एक इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। अपन जरा क्या करते हैं, ये जो संकुलन गुणांक है इसमें और ए के बीच में क्या करते हैं? एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या बना लेते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। जरा देखो इधर आओ क्या होता है। आप लोग इसको ये है, ये ए लेस देन 20 है, ये ए ग्रेटर देन 20 का ग्राफ है। ठीक है, जरा सुनो काम की।
जनरली इसको लिखने का एक तरीका, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लो ऐसी कंडीशन है आपके पास, पहली कंडीशन याद दी, एफ कैसा है, पॉजिटिव है। अगर आपके पास संकुलन गुणांक का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। संकुलन गुणांक का वैल्यू पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है, ये जो ए का वैल्यू है, अगर अपन बात करें, अगर संकुलन गुणांक का वैल्यू अगर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो ए का वैल्यू है लेस देन होना चाहिए किससे, एम से, ठीक ठीक है। इसका मतलब इन सारी कंडीशंस के लिए क्या होता है, और ये कंडीशंस किसके लिए आती है, ए लेस देन 20 वाले पार्ट्स के लिए आती है, ठीक है। तो जनरली इसका मतलब संकुलन गुणांक का पॉजिटिव होना, संकुलन गुणांक का मान अगर कैसा आए, धनात्मक आए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो नाभिक है ये कैसे होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, स्थायी नाभिक होता है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, यदि एफ कैसा हो, नेगेटिव, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, एफ नेगेटिव कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब ए ग्रेटर देन हो एम। इसका मतलब जब परमाणु भार या एटॉमिक वेट, उसके जो एग्जैक्ट जो मास है, उसका जो यथार्थ द्रव्यमान है, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में एक, और ये कंडीशन किसके लिए आती है, ए ग्रेटर देन 20 वाले पार्टिकल्स के लिए आती है, जिन पार्टिकल्स का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मली ये जो, अच्छा एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक और कंडीशन होती है, ए इक्वल टू 180 के बाद क्या होने लगता है, ये फिर से पॉजिटिव होने लगता है। तो इसका मतलब ए का जो वैल्यू है वो 20 से 180 के बीच में कैसा रहता है, अगर अपन बात करें एफ का जो वैल्यू है ए के 20 से लेके 180 के बीच में कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक। और उसके बाद फिर से क्या होने लगता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। एक सिर्फ सिंपली एक जो पार्टिकल होता है, क्या ए इक्वल टू 12, कार्बन का जो पार्टिकल होता है, इस कार्बन पार्टिकल के लिए पैकिंग जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, शून्य। ये पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में जानकारी, ठीक है। चलो जरा देखो फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं अपन। बोलो जरा जल्दी। करते हैं अपन एक लास्ट टॉपिक इस यूनिट के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बचा है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, आओ इधर। रदरफोर्ड प्रकीर्णन, ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में बात करते हैं। जरा सुनो, रदरफोर्ड स्कैटरिंग का मीनिंग क्या है। जनरली क्या हुआ, जे थॉम्सन का जो एटॉमिक मॉडल था, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, जे थॉम्सन ने ये कहा था कि एक परमाणु होता है और उस परमाणु में जैसे उसका एक, उसके मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। वो कहता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके द्रव्यमान में कहीं भी क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। जैसे तरबूज होता है, तरबूज में जैसे बीज रखे रहते हैं, उसी के जैसे उसका क्या था, ये प्लम पुडिंग मॉडल था ये जे थॉम्सन का, ठीक। अब नॉर्मली इस जे थॉम्सन मॉडल के बारे में जांच करने, अच्छा जे थॉम्सन ने एक और बात कही थी, उसने कहा था कि इस परमाणु से, किसी भी पार्टिकल से जो स्कैटरिंग है, जो प्रकीर्णन है किसी कण की, वो 10 डिग्री कोण से कम कोण पर हो जानी चाहिए। मतलब उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 10 डिग्री। मीन्स अगर मान लो किसी परमाणु से कोई एटम क्या हो, स्कैटर हो, प्रकीर्णन हो, तो वो प्रकीर्णन कितना होना चाहिए, 10 डिग्री के कोण से कम कोण पर क्या होना चाहिए, प्रकीर्णन हो जाना चाहिए, ठीक।
तो जनरली जे थॉमसन के जो परमाणु मॉडल है इसके बारे में जानकारी के लिए क्या किया, रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए है? जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की जांच के लिए। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, जब इसने इस एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है, तो उसने एक बात देखी, उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि 10 डिग्री के कोण से ही क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहा है, इसके अलावा और भी कई सारे पार्टिकल्स से स्कैटर हो रहे हैं। इसका मतलब उसने कहा कि परमाणु से जो प्रकीर्णन है ये किस पे, अल्प कोण पे भी होता है, छोटे कोणों पे भी हो रहा है, बृहद कोणों पे भी हो रहा है, मीन्स बड़े कोणों पे भी इससे क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा लगभग 10⁻⁶ पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल ऐसा होता है जो 180 डिग्री पर स्कैटर होता है। ठीक है, जनरली उसने क्या किया था, उसने ये किया कि उसने Z = 79 एक हैवी न्यूक्लियस लिया, एक भारी नाभिक था उसके पास, Z = 79। उस भारी नाभिक पर उसने क्या किया, 2He4 अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की क्या कराई, बॉम्बार्डिंग कराई। अगर अपन कहें कि Z = 79 एक पतली सोने की पन्नी ली उन्होंने और उस पतली सोने की पन्नी पर क्या किया, अल्फा कणों की बौछार कराई, तो उसमें उन्हें कई सारे रिजल्ट्स पता लगे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सबसे पहले देखा कि ये ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, सीधे निकलते हुए जा रहे हैं परमाणु से, या Z = 79 जो फिल्म लगाई थी उन्होंने, एक पतली पन्नी लगाई सोने की, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ होके आए तो उसने देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सीधे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर सीधे निकल रहे हैं तो उन्होंने एक बात डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि ये जो नाभिक है या जो परमाणु जिसके बारे में आप कर रहे हैं, ये परमाणु का मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है, खाली है। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि जैसे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और अगर मूव कर रहे थे तो इसका मतलब यह है कि परमाणु का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कैसा है, खाली है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने देखा कि कुछ सारे पार्टिकल अल्प कोण से क्या हो रहे हैं, प्रकीर्णित हो रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा लगभग 10⁶ में से एक परमाणु वो क्या होता है, वो 180 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, प्रकीर्णित होता है, मीन्स जाता है और उसी पथ पे वापस आ जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि इस परमाणु में कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट है जो कैसा है, जो जिसका घनत्व ज्यादा है और धनावेशित है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद में क्या होता है, हीलियम आयन होता है, धनावेशित हीलियम आयन होता है। तो उसने कहा कि कहीं ना कहीं पार्टिकल में या परमाणु में कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्ट तो है, पार्टिकल यहां गया और यहां से वापस आ गया, इसका मतलब उसने कहा कि परमाणु के मध्य में क्या होता है, धनावेशित भाग होता है, और परमाणु के बीच में जो ये धनावेशित भाग है इसी को उसने कहा यही नाभिक है। परमाणु के मध्य में जो धनावेशित भाग है, वो धनावेशित भाग ही क्या कहा उसने कि वो नाभिक है, वो न्यूक्लियस है। ठीक, यहां से न्यूक्लियस के बारे में क्या मिली, जानकारी मिली। अपना काम क्या है, अपने कई सारे काम है। सबसे पहला रदरफोर्ड स्कैटरिंग में पढ़ने का अपना काम है कि जब अल्फा पार्टिकल नाभिक की तरफ आता है, Z = 79 की तरफ आता है, तो उस कंडीशन में उसका पथ कैसा होता है, उसका पाथ कैसा होता है, उसका स्कैटरिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। भाई वो सरल रेखा में जाता है, वो गोलीय होता है, पैराबोलिक होता है, जो भी है उसके बारे में डिसाइड करेंगे। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यह है कि उसका जो स्कैटरिंग एंगल होगा थीटा, अपन मान लेंगे, अपन ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि अपन एज्यूम करेंगे कि स्कैटरिंग एंगल है थीटा, और उसकी जो एक वर्ड आएगा उसमें संघात प्राचल, संघात प्राचल एक वर्ड आएगा, इंपैक्ट पैरामीटर, इसको अपन डी से डिफाइन करेंगे। अपन
उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग ये होगा कि जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, जो कहां से जा रहा है, अल्फा पार्टिकल नाभिक के नजदीक से निकल रहा है, तो उस कंडीशन में अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग है, ठीक है, उसका एक एंगल थीटा है, और वो जो डिस्टेंस है मतलब न्यूनतम जो दूरी है टक्कर के लिए, जो न्यूनतम दूरी है, मीन दोनों टकराते तो है नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, मिनिमम जो डिस्टेंस है, वो क्या है? वो संघात प्राचल है। अपना काम क्या होगा? बीटा और थीटा में रिलेशन निकालना है, इस बी में और थीटा में, संघात प्राचल में और थीटा में क्या करेंगे? रिलेशन ढूंढेंगे। अच्छा, एक तो ये काम, एक तीसरा और एक काम है हमें। वो तीसरा काम क्या है? अपन ये मानेंगे कि भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स डाले गए न्यूक्लियस पर, ये जो Z = 79 है, इस पर बहुत सारे पार्टिकल्स क्या किए गए? डाले गए। उनमें से कितने पार्टिकल स्कैटर हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर होने वाले जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनका वैल्यू क्या है? अपन उस वैल्यू के बारे में भी क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक, तो अपने पास ये तीन काम है इसके लिए, रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए। जरा आओ पहली बात करते हैं। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बात करें। बोलो फटाफट से। एक बार और। अरे भाई सुनो जरा काम की बात। देखो क्या है, जनरली जे थॉम्सन के जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसके बारे में जानकारी के लिए, या परमाणु जो मॉडल है उसकी बात करो, उसने कहा कि जो प्रकीर्णन होता है किसी पार्टिकल का परमाणु से, वो 10 डिग्री से कम कोण पे ही हो जाना चाहिए। उसके दिमाग में, और उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें कहीं इसके द्रव्यमान में धसे रहते हैं, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने जब इसके मॉडल के बारे में जांच की कोशिश की, तो उसने देखा, उसने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबार्डिंग कराई, तो उसके स्कैटरिंग के इफेक्ट देखे उसने, प्रकीर्णन का प्रभाव देखा। उस प्रकीर्णन के प्रभाव में उसने एक तो ये देखा कि कुछ सारे पार्टिकल ऐसे हैं जो अल्प कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बड़े कोणों पर भी प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है। एक आध पार्टिकल ऐसा भी होता है जो वापस भी आ जाता है, मीन 180 डिग्री पे भी स्कैटर हुआ है। तो उसने कहा कि यार इसने कुछ तो गड़बड़ किया है, ये सिर्फ 10 डिग्री बता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा, कुछ तो लोचा है। फिर उसने कहा कि द्रव्यमान में धसे रहते हैं पूरे में। किसने कहा? प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर जे थॉम्सन ने। लेकिन उसने कहा कि यार अल्फा पार्टिकल जब जाते हैं तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो क्या हो जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं, यहां से आते हैं प्लेट में, सीधे निकल गए। और अगर सीधे निकल गए इसका मतलब खाली है, खाली भागा है, मतलब वहां द्रव्यमान नहीं है। आगे ये भी कहेगा ये कि इसका जो द्रव्यमान होता है उसका लगभग 99% भाग कहाँ रहता है? नाभिक में केंद्रित रहता है। परमाणु के द्रव्यमान का 99% भाग कहाँ रहता है? नाभिक में केंद्रित। इसका मतलब उसके बारे में उसने जो चीजें बताई वो चीजें ज्यादा क्लियर नहीं है, वो ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए उस चीजों को ठीक करने के लिए या उसके मॉडल के बारे में जानकारी के लिए क्या किया, रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग के इफेक्ट के बारे में बताया। ठीक, चलो अपन क्या करेंगे, अपन उसके दो तीन कंक्लूजन है, जरा उनके बारे में बात करेंगे। वो कहता है स्कैटरिंग का पाथ कैसा होता है, जरा पाथ के बारे में बताओ। फिर अल्फा पार्टिकल जितनी डिस्टेंस से नाभिक से निकलता है, मीन मिनिमम डिस्टेंस, मतलब जिससे ज्यादा नजदीक नाभिक के जा ही नहीं सकता। एक्चुअली होता है नाभिक धनावेशित पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल धनावेशित है, तो इसका मतलब उसके नजदीक कितना नजदीक से निकलेगा, जरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपन ने जितने पार्टिकल भेजे, जितने अल्फा पार्टिकल डाले हमने, उनमें से कितने स्कैटर हुए, और वो भी पर यूनिट एरिया के बारे में, उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। चलो आगे बात करें। एक बार की रिकॉर्डिंग, चलो रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में बात करते हैं, आओ जरा इधर। देखो सर जी क्या कहता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग में। पहला बात वो कहता है परमाणु के मध्य एक धनावेशित भाग होता है, ठीक। उस धनावेशित भाग का जो आकार है वो नॉर्मली ये कहता है कि उसका आकार लगभग 10⁻⁻⁻14 मीटर की रेंज है। परमाणु का आकार
ये एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। ये जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु का आकार एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। उसने कहा उसके अंदर एक और पार्ट होता है, परमाणु के मध्य एक धनावेशित भाग है जिसको अपन नाभिक कहते हैं। वो कहता है इसका जो वैल्यू है, इसका जो आकार है वो क्या होता है, 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का होता है। मीन्स इसके यहाँ जो अंदर जो, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अपन क्या करा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल जब नाभिक के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या करता है, नाभिक जो रखा है उस नाभिक के साथ इंटरेक्शन करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, रिपल्सन का फोर्स काम करता है। अपन मान लेते हैं, मान लो भाई ये प्लस के जेड ई नाभिक है, ये 2He4 अल्फा पार्टिकल, जब ये इसके नजदीक जाता है तो इसका रिपल्सन का फोर्स लगता है। चलो, अगर रिपल्सन का कूलाम का रिपल्सन फोर्स लगेगा तो इसका मतलब उसका कोई बल भी तो होगा। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर अपन वैल्यू रखें, ये कांस्टेंट टर्म होती है, ये प्लस के जेड ई, ये 2E अपॉन आर स्क्वायर, तो F प्रोपोर्शनल हो गया 1/r स्क्वायर, ठीक है। ये विक्रमवर्ग का नियम भी होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर ये अति परवलिक पथ, हाइपरबोलिक पाथ को शो करता है। किसको शो करता है, अति परवलिक पथ। वो कहता है कि जो पाथ है नाभिक का, मींस अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का जो पाथ है, ये क्या है, अल्फा कण के नाभिक से प्रकीर्णन का जो पथ है वो कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है, अति परवलयिक होता है, ठीक। चलो, अब अपना अगला काम क्या है, अपना अगला काम है संघात प्राचल बी में और थीटा में रिलेशन डिसाइड करना है अपन को, ठीक है। चलो आओ जरा अगली बात रिजन कराना, एक बार की रिजन कर लेना आप लोग, हाँ।